सो हेलो दोस्तों, मिलकर स्टार्ट करते हैं एक मैजिकल ड्रामा को जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं लिया को जो कि पावर गेन करने के लिए मेडिटेशन कर रही है और मेडिटेशन के एक लंबे प्रोसेस के बाद लिया को इमॉर्टल होने की पावर मिल जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लिया को सड़क पर पड़ा हुआ हम देखते हैं। वहाँ पर सभी रिपोर्टर्स इस न्यूज को कवर कर रहे होते हैं। एक रिपोर्टर कह रहा था कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की है बिल्डिंग से जंप करके। वहीं पर एक लड़का कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो। वहीं पर टीना नाम की एक लड़की कहती है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद कोई कैसे बच सकता है, और एम्बुलेंस को नहीं फ्यूनरल होम को फोन करो। और उसका साथ देते हुए डेज कहती है कि ये लड़की बहुत अनलकी है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ही सब कुछ किया था लेकिन अब इसकी डेथ हो गई। और ये कहते कहते डेजी ऊपर ऊपर सिपट कर लेती है। अब वही हम लिया को देखते हैं जो कि वहाँ पर सबकी बातें सुन रही होती है और याद कर रही होती है कि कैसे कॉलेज में चैन उससे अपने मतलब के लिए रिश्ता रखता था और कैसे उसने टीना के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। और वो याद करती है कि वो इस बिल्डिंग से कैसे गिरी। हीना उसको डेजी के साथ मिलकर बहुत टॉर्चर कर रही होती है और ये कह रही होती है कि प्लीज तुम चैन से कोई मतलब मत रखो। और लिया अपने फोन में चैन की और उसकी पिक दिखाते हुए कहती है कि देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और टीना उसे कहती है कि ये बस फोटोशॉप है और इससे इसका फोन छीन लो। और वहीं पर उसने उसका फोन छीन लिया होता है और वहीं पर उस फोन को वो बिल्डिंग से नीचे फेंकने जाती है। लिया अपने फोन को गिरते गिरते बचाने के चक्कर में खुद ही नीचे गिर जाती है और इसी दौरान वहां पर चैन भी आ जाता है और ये सोचने लग जाता है कि ये तो मेरा पर्दाफाश करने आई थी और इससे पहले ही मर गई, चलो अच्छा हुआ। और रिपोर्टर्स को कहता है कि रिस्पेक्ट दो मरने वाले को और इसको ऐसे कवर मत करो। टीना ये सुनती है तो चैन से कहती है कि तुम कितने काइंड हो, और तभी लिया उठ जाती है। सब लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और टीना बिल्कुल चौंक जाती है और जोर से चिल्लाने लग जाती है। और चैन के मुंह से ये निकल जाता है कि ओह अब भी तुम जिंदा हो। न्यूज रिपोर्टर माइक पे कहने लग जाते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, इतनी बड़ी बिल्डिंग से गिरकर भी ये लड़की अब भी जिंदा है। जब लिया चैन के सामने खड़ी होती है तो चैन उससे कहता है कि तुम अब भी जिंदा हो, पर लिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, तुम सबके सामने सच बोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ तुम भी जानते हो। चैन उसकी बातों पे हंसने लग जाता है और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल मेंटल हो चुकी हो और इतनी ऊपर से गिरने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी हम देखते हैं कि लिया अपनी उंगलियां चलाकर एक मैजिक करती है और आसमान में एक अजीब सी लाइट चल जाती है, बिल्कुल किसी थंडर स्टॉर्म की तरह। और वहाँ पर खड़े लोग सभी आसमान में देखने लग जाते हैं। या चैन से कहती है तुम कहना शुरू करो चैन। चैन फिर भी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना। और लिया फिर से मैजिक करती है और चैन नीचे गिर जाता है। वो अपने शूज से उसको पुश करते हुए उसके ऊपर पाँव रख देती है और लिया चैन से कहती है कि क्या अब तुम्हें कुछ कहना है। और अब चैन उससे कहता है कि हाँ हाँ मैं सब कुछ बताता हूँ। और वो सबको बताता है कि कैसे उसने लिया का इस्तेमाल किया फेमस होने के लिए, और जब मेरा काम पूरा हुआ तो मैंने तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। और लिया वहां पर खड़े लोगों से कहती है कि देख लिया तुम्हारा सेलिब्रिटी किस तरीके का इंसान है। यहाँ पर लोग बातें करते रह जाते हैं और टीना कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं, ये सब इसने मैजिक से किया है। अब लिया उससे कहती है कि ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सब कुछ एडमिट कर चुका है। वहां पर जो इसने सब कुछ सच बोला है उस सब की वजह से इसको बैन कर दिया गया है। हर जगह से चैन को बैन होने की न्यूज हर जगह फैल रही थी। अब चैन वहां से अपना छोटा मुंह लेकर चला जाता है। टीना उससे कहती रहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एंड इसके बाद में हम लिया को उसके घर में देखते हैं और अपने घर की हालत देखकर वो कहती है कि काश मैंने इमॉर्टल होने की शक्ति के बजाय खुद की तरक्की बदलने की पावर ली होती। वहां पर उसकी घर मालकिन उसका सामान फेंक रही होती है क्योंकि उसने अब तक अपना रेंट नहीं दिया था। वो उससे कहती है कि अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुमने रेंट पे नहीं किया है। लिया बड़े ही कॉन्फिडेंस से अपने जेब में हाथ डालती है पर उसकी पॉकेट में तो सिर्फ चिल्लर हुई होती है। और अब उसकी लैंडलॉर्ड कहती है कि जब तुम्हारे पास पैसे हो तभी वापस आना। और लिया मेरी से कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारा बेटा मरने वाला है। अब मेरी उसे चौंकते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता। लिया के ऐसे कहने से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे बेटे के पैर में चोट लगी थी ना और वो कोमा में जाने वाला है। नहीं नहीं, वो कहती है कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और मेरी उससे कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जरूर तुम कहीं से कुछ सुन के आए हो। और अब लिया उससे कहती है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे बचा सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि तुम मुझे थोड़ा रेंट के लिए टाइम दूंगी। मेरी कहती है कि तुम मुझे झूठ मूठ बोल रही हो और फिर उसके ऊपर हाथ उठाने लग जाती है। लिया उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें एक कॉल आएंगी जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा क्रिटिकल कंडीशन में है। और वो उससे ये भी कहती है कि अगर आज की रात तक वो नहीं बच पाया तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब मेरी उसकी बात को अनसुना कर रही थी और तभी उसे एक कॉल आता है और तभी उसे पता चलता है कि उसका बेटा वाकई में क्रिटिकल कंडीशन में है।
और अब इसके बाद में हम ड्रामा में हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। डॉक्टर मेरी से कहती है कि आपके बेटे की कंडीशन ठीक नहीं है और प्लीज इसके साथ रही है। मेरी डॉक्टर को रोकती है और उससे कहती है कि इसके तो सिर्फ पैर में इंजरी थी ना, तो इसकी कंडीशन इतनी खराब कैसे हो गई है। डॉक्टर वहां पर उसे सिर्फ यही कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप हिम्मत रखिए। जिसके बाद में लिया उसके बेटे के ऊपर एक मैजिक करती है और वो उठ जाता है। यहाँ पर हमें लिया के एक और मैजिक का पता चलता है। मैरी अपने बेटे को होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब उसका बेटा होश में वापस आता है तो अपनी माँ से पूछता है कि मुझे क्या हुआ था, और मैरी उससे कहती है कि तुम मरते मरते बचे हो, और अपने बेटे से कहती है कि तुम लिया को झुककर थैंक्स बोलो, क्योंकि इसकी वजह से ही तुम्हारी आज जान बची है। इस पर लिया कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरा रेंट फ्री कर दो, बस इसकी ही जरूरत है। और मेरी तो लिया से बिल्कुल ही इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है कि अब से वो तुम्हारा ही घर है। लिया उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब भी मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरी का बेटा उससे कहता है कि आप पैसे कमाने के लिए लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करती, और अब लिया को लियो की बात में इंटरेस्ट दिखाई देता है और फिर हम लिया को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देखते हैं। धीरे धीरे उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं एंड इसके बाद लिया अपने साथ एक फिन नाम के लड़के को ऐड करती है। वो फिन के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करती है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता और लिया कहती है कि तुम आज का लंच नहीं कर पाओगे। इस पर फिन लिया की खिल्ली उड़ाते हुए अपनी ग्रैंड माँ को आवाज देता है लेकिन वो उसकी आवाज को नहीं सुनती। तभी अपने फोन से वो फूड को ऑर्डर कर देता है और किसी न किसी वजह से उसका ऑर्डर कैंसिल होता है। और अब लिया उससे कहती है कि मुझे किसी और को भी ऐड करना है और अब इसलिए तुम्हें यहाँ से हटना होगा। इस पर फिन उसको धमकाते रहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा इंटरनेट बंद करवा दूंगा। और लिया फिन को डिस्कनेक्ट कर देती है और इसके बाद वो टीना को ऐड करती है जो उस दिन की बात पर उससे झगड़ा कर रही थी, और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो फिर से फैन को कनेक्ट कर लेती है और वो देखती है कि फैन अपना खाना मंगवाने में सक्सेस हो गया। बट लिया पर यहाँ पे अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता था और उसे पता था कि ये खाना इसको नहीं मिलने वाला है। वो 3 तक काउंट करती है और उसका खाना गिर जाता है और लिया उससे कहती है कि मैंने बताया था ना कि तुम आज का खाना नहीं खा पाओगे। फैन के साथ जब इतना सब कुछ हो जाता है तो उसे लिया की बातों पर भरोसा होने लग जाता है। वही टेबल पर रखी फोटो फ्रेम में वो उसकी बहन का फोटो देखता है और कहता है कि ये बचपन में खो गई थी, और लिया से कहता है कि तुम अपनी पावर को यूज करके क्या मुझे ये बता सकती हो कि मेरी लिटिल सिस्टर कहाँ है। अब सब लोग उसे चैलेंज करने लग जाते हैं कि ऐसा करो। अब लिया अपनी मैजिक को यूज करती है और तभी उसे पता चलता है कि वो खुद ही उसकी बहन है और फिन से कहती है कि मैं ही तुम्हारी लिटिल सिस्टर हूँ। जब फिन ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो और तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो और अभी मैं तुम्हें ब्लॉक करता हूँ। लिया उसे रोकती है और अपने गले में पड़े पेंडल को दिखाती है और उसी तरह एक सेम पेंडेंट भी फैन के पास भी होता है और अब उसे यकीन आ रहा था। और उसके बाद में लिया अपना बर्थ मार्क भी दिखाती है जो कि उसके हाथ पर था। अब फैन अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अपने माँ बाप के पास जाता है और अब उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। अभी लव स्ट्रीमिंग चल रही थी जब उसकी मॉम उसका बर्थ मार्क देखती है और वो कहती है कि हाँ यही तुम्हारी बहन है और ये पेंडेंट भी बिल्कुल सेम लग रहा है जो कि तुम्हारी बहन के गले में था। तभी लिया को एहसास होता है कि टीना और डेज उसे परेशान करने के लिए आ रही है और वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर देना, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। और वो कनेक्शन कट करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर टीना और डेज पहुँच जाती है और लिया से झगड़ने लग जाते हैं और उसका फोन भी ऑफ कर देते हैं। अब उसके पेरेंट्स भी ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि लिया बहुत बड़ी परेशानी में है और अब वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और लिया का एड्रेस को पता करने की कोशिश करते हैं। उधर टीना डेज के फेस पर सीजर चलाने वाली थी तभी फैन और उसकी फैमिली वहाँ पर पहुंच जाती है। फैन टीना के फेस पर स्लैप करता है। टीना उससे गुस्से में कहती है कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले, और फैन टीना से कहता है कि ये बॉय फैमिली की डॉटर है और अपने गार्ड्स को कहता है कि इन सबको पुलिस के हवाले कर दो। उनके वहां से जाने के बाद एक गार्ड आता है और उन्हें बताता है कि मिस लिया को प्रपोज करने के लिए मिस्टर शाओ आ रहे हैं और वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। इस पर फैन कहता है कि वो ऐसा अचानक कैसे कर सकता है। यहाँ पर उसके मोम डैड कहते हैं कि इन दोनों की एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी और अब वहीं पर शाओ की एंट्री होती है जिसके साथ में बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और उन सबके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट भी होते हैं। और जब लिया शाओ को देखती है तो उससे इम्प्रेस हो जाती है। उसे देखकर वो मन में सोचती है कि ये कितना हैंडसम है और कितना रिच और पावरफुल भी लग रहा है। बट शाओ को यहाँ पर लिया में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा था। एक गार्ड वहाँ पर सारे गिफ्ट के बारे में बताता है और अब शाओ वहाँ से जाने लगता है। देन लिया उसको रोकती है और उससे कहती है कि अब से तुम्हारा बैड लक शुरू होने वाला है पर मैं तुम्हें बचा सकती हूँ और मैं ही अकेली हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। शाओ रुकता है और उससे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा।
फैन लिया को बीच में टोक कर कहता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रही। पर लिया फैन से कहती है कि क्या तुम्हें मेरी मैजिक पर भरोसा नहीं। और अब लिया शाओ से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो मुझे फॉलो करो। और शाओ लिया से कहता है कि हम शादी कर लेते हैं और बताता है कि 3 दिन बाद मेरे फादर का बर्थडे है और वहाँ पर ही सब कुछ डन हो जाएगा। और दोनों के बीच में डील डन हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम शाह के पेरेंट्स को देखते हैं। उनके बीच में बिजनेस से रिलेटेड बातें हो रही होती है। शाओ के डैड उसके मैनेजर के साथ वहां से चले जाते हैं तो शाओ की स्टेप मदर शाओ की कार का ब्रेक फेल करने के लिए कहती है, जिससे उसकी फोन पर बात हो रही थी। जिसके बाद में हम शाह को देखते हैं कार में, जिसके साथ लिया भी थी। जब शाओ को पता चलता है कि ब्रेक नहीं लग रहे हैं तो वो लिया को बताता है और अब लिया अपनी मैजिक से कार को रोक देती है। कार के रुक जाने पर शाओ की सांस में सांस आती है। फिर शाओ कार से गिफ्ट निकालने लग जाता है। लिया उसे रोकती है और पूछती है कि ये सब क्या है। शाओ उसको बताता है कि ये मेरे डैड का बर्थडे गिफ्ट है जो कि मेरी मोम ने मुझे दिया है। लिया उससे कहती है कि मेरे पर विश्वास करो, ये सब ठीक नहीं है। और अब इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर शाह के डैड सबको थैंक्स बोल रहे होते हैं उनकी बर्थडे पार्टी में आने के लिए। मिस्टर योन के ब्रदर और उनकी वाइफ उनकी चापलूसी करते हुए दिखाई देते हैं जो कि चैन के पेरेंट्स हैं। और जिसके बाद शाओ के साथ लिया आ जाती है पार्टी में। चैंग भी वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और लिया चैंग को देखती है और कहती है कि 1 पर्सन भी इस पार्टी में आए हैं। इसी बात पर चैन की और लिया की फैमिली की बहस होने लग जाती है। फिर लिया मिस्टर यो को वॉर्न करते हुए कहती है कि आप चैरिटी में सब कुछ दान मत कर देना, ये लोग लूट कर आपको खा जाएंगे। तभी मिस्टर यो को फील होता है कि ये लोग लिया के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। फिर वो अपने ब्रदर और उसकी वाइफ को लिया से माफी मांगने के लिए कहते हैं पर वो उल्टा उन पर ही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये होती कौन है जिससे हम माफी मांगे। फिर लिया उससे बताती है कि वो इस फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ है। जब चैन को ये पता चलता है तो वो लिया को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाता है पर लिया उसको अपने आप से दूर कर देती है और उसके पेरेंट्स की तरफ उंगली करके कहती है कि इधर आओ और मुझसे माफी मांग लो। और अब शो का स्टेप ब्रदर टांग घुसाते हुए बोलता है कि तभी लिया उसका हाथ जोर से पकड़ती है और अपना मैजिक यूज करने लग जाती है और उसे जोर का झटका दे देती है और कहती है कि तुमने अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शाओ का स्टेप ब्रदर डेनी उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और डेनी का हाथ झटकते हुए कहता है कि आज उसके पापा का बर्थडे है तो तुम सबसे अच्छे से बिहेव करो। और फिर वहाँ पर डेनी की मदर आ जाती है और डेनी से कहती है कि जो तुमने अपने फादर के लिए गिफ्ट बनाया है उसको सबके सामने प्रेजेंट करो। वो प्रेजेंट एक पेंटिंग होता है। जब मिस्टर यू उस पेंटिंग को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और डेनी भी वहाँ पर अपनी बढ़ाई करने लगता है और बताता है कि इस पेंटिंग की कीमत बहुत ज्यादा है और मैंने ये खास आपके लिए मंगवाई है। उसके बाद शाओ की स्टेप मदर उससे कहती है कि तुमने क्या प्रिपेयर किया है अपने डैड के लिए, उनको प्रेजेंट तो दो। और शाओ के हाथ में जो बॉक्स था उसे देखकर कहती है कि शायद ही गिफ्ट है और इसे ओपन करके दिखाओ। वहीं पर लिया उनके इरादों को जानती थी और जिस इरादे से मिसेस ने ये गिफ्ट प्रिपेयर करवाया था और उनके मन में ये चलने लगता है कि जैसे ही शाओ अपने डैड को ये गिफ्ट देगा उसके अंदर की बुरी आत्मा शाओ के अंदर आ जाएंगी और फिर वो अपने डैड को मार देगा और इस तरह से मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। अब क्योंकि लिया ने भी सब कुछ शाओ को बता दिया था, ईशो अपनी मदर से कहता है कि आपने ही ये गिफ्ट प्रिपेयर करवाया था तो प्लीज आप भी इसे डैड को दे दो। मिसेस यो बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं तो इसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ तो शाओ मुझसे ये गिफ्ट लेने में हिजिंग कर रहा है। पर शाओ कहता है कि मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है क्योंकि डेनी को तो कुछ भी नहीं पता। तो वो शाओ के हाथ से वो गिफ्ट को छीन लेता है और अपनी मोम के मना करते हुए उस गिफ्ट को ओपन भी कर देता है और अब उस बॉक्स की अंदर की आत्मा उसके अंदर आ जाती है और उसके अंदर का एक नाइफ वो अपने हाथ में उठा लेती है और उस खंजर से अपने डैड के ऊपर वार करने लग जाता है। वो खुद को बचाते हैं और वहाँ पर हड़कम मच जाती है। डेनी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। और फिर मैजिशियन लिया अपने हाथ की एक स्टिक निकालती है और डेनी के ऊपर चला देती है और जिससे वो नाइफ उसके हाथ से गिर जाता है और अपनी मैजिक से उसके अंदर की बुरी आत्मा को भी भगा देती है। उसकी मोम उसे संभालती है और शाओ अपने डैड के पास जाता है और उन्हें संभालते हुए पूछता है कि क्या आप ठीक हो। और डेनी की माँ मिस्टर यो से कहती है, देखा आपने, इन्होंने कितनी गंदी ट्रिक को यूज किया है केवल आपको मारने के लिए। और अब लिया कहती है कि यहाँ पर सबने देखा है कि कौन किसको मार रहा था। कोई अपने डैड को मार रहा था, शायद वो किसी को दिखाई नहीं दिया, जबकि सारी गलती आपकी है। वो लिया से कहती है कि तुम चुप करो। तो वो मिस्टर यो से कहती है कि आपको याद है हमें किसी ने बताया था कि शाओ हमारी फैमिली के लिए बैड लक है और जो गिफ्ट आज उसने लाया था वो आपकी जान ही लेने वाला था।
लिया कहती है कि अपनी गलती का ब्लेम दूसरों पर लगा रही है। शाओ अपने आप पर ये बात सुनकर बैड फील करने लगता है। वो कहने लग जाता है कि क्या मैं सच में इस फैमिली के लिए बैड लक हूँ। तभी शाओ के अंकल बीच में इंटरफेयर करते हैं और बोलते हैं कि तुम तो नहीं, पर तुमने इस लड़की को अपने साथ लेकर अपना बैड टाइम जरूर शुरू कर दिया है। इससे पहले कि लिया कुछ कही थी, शाओ कहता है कि आप मेरी होने वाली वाइफ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। और शाओ के डैड शाओ को ही स्लैप मार देते हैं और कहते हैं कि ये किस तरीके का बिहेव है। लिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है पर वो किसी की नहीं सुनते और शाह से कहते हैं कि एक्टिंग करना बंद करो। तो उस पर शाओ कहता है कि क्या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। इस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे ब्रदर की हालत देखो, उसका क्या हाल हो गया है और ये सब तुम्हारी वजह से। ये सब मुझे समझ आ रहा है कि तुम यहाँ पर किस इरादे से आए थे। लिया कहती है कि अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, आपको मैं एक सीक्रेट बताती हूँ। वो मिस्टर यो से कहती है कि डेनी आपका बेटा है ही नहीं। तो मिस्टर यो लड़खड़ाते हुए कहते हैं कि ये तुम क्या बात कर रही हो। और मिसेस लिया भी उस पर उंगली उठाती है कि ये इडियट है और ऐसी नॉनसेंस बातें कर रही है। लिया अपनी बात को आगे बढ़ाती है और कहती है कि इन सब का इरादा सिर्फ आपका पैसा लूटना है। इसके बाद मिस्टर यू कहते हैं कि जो तुम ये बात कर रही हो इसका कोई सबूत भी है तुम्हारे पास। तभी लिया अपना मैजिक यूज करती है और डैनी खड़ा हो जाता है। वो उठकर लिया से कहता है कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। वो उसको मारने ही वाला होता है, तभी शो बीच में आ लेता है और डैनी वहां से एक वाइन बोतल उठाता है और लिया को मारने ही वाला होता है, पर वो बोतल उसको खुद ही वापस से लग जाती है और डैनी डर से चिल्लाने लग जाता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। डैनी की माँ मिस्टर यो से कहती है कि देखा, ये लोग जान से मारना चाहते हैं आपके बेटे को। और वहां पर मिस्टर यो का मैनेजर आता है और उसके हाथ में डीएनए रिपोर्ट्स होती है। वो रिपोर्ट्स को मिस्टर यो के हाथ में देता है। जब वो रिपोर्ट्स को देखते हैं तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। वो मिसेस यो के गाल पर एक थप्पड़ मार देते हैं और यानी कि मोम के हाथ में रिपोर्ट्स को फेंक देते हैं कि देखो इन रिपोर्ट्स को। वो रिपोर्ट्स को देखती है और उनके हाथ से रिपोर्ट्स गिर जाती है। वो कहती है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इससे पहले कि मिसेस यो कुछ कहती, लिया उनके हाथ आए पृष्ठ से उसकी पावर छीन लेती है, जिससे वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता। और मिस्टर यो अपने गार्ड को बुलाकर उन सबको वहां से निकलवा देते हैं और फिर लिया को सभी बातों के लिए थैंक्स बोलते हैं और लिया भी उन्हें वेलकम बोल देती है और मिस्टर यो से कहती है कि यही मेरी डेस्टिनी थी ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अब अगले दिन हम शाह को लिया के घर में देखते हैं और लिया जब शाह से मिलती है तो उससे कहती है कि मैं पहले ही आपकी मदद कर चुकी हूँ, तो अब आप आज यहाँ पर क्यों आए हैं। और तब शाह कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। ये सुन के लिया दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और उसके बाद शान उससे कहता है कि मैं तुम्हें पर डे के 10,000 यान पे करूंगा। और भाई यहाँ पे लिया को तो पैसे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो वापस उसके पास आती है और उससे कहती है वेलकम सर, और फिर दोनों ही अंदर चले जाते हैं क्योंकि लिया ने अपना काम बना लिया था। लाइव स्ट्रीमिंग वो कर रही होती है और शाह भी उसके पीछे खड़ा होता है। अब लाइव स्ट्रीम में ऐड हुए लोगों में से एक बंदा पूछता है कि ये आपके पीछे खड़ा हैंडसम बंदा कौन है, और शाह अपने बारे में बताने ही वाला था कि तभी लिया बोल देती है कि ये मेरा असिस्टेंट है। बाद में लिया के साथ एक लड़की जुड़ती है और लाइव स्ट्रीम में वो लड़की उसकी हेल्प करने के लिए लिया से बोलती है। जब लिया उसको सुनती है तो उसे कहती है कि मुझे पूरी बात बताओ। वो लड़की जिसका नाम क्वीन है वो अपनी स्टोरी बताती है कि मेरी शादी एक लड़के से हुई थी और हमारी फर्स्ट नाइट पर कुछ ब्लेजर आए थे और मुझे पकड़ कर ले गए थे और मेरा हस्बैंड पीछे से चिल्लाता ही रह गया और मेरे हाथों को बांध कर मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, पर जब मैंने अपने हाथों को देखा तो उस पर रस्सी के निशान थे। वो अपना डाउट पूछते हुए बताती है कि मुझे लगता है कि मेरी शादी किसी घोस्ट से हुई है। अब उसकी पूरी बातें सुन के हम लिया को कुछ मैजिक करते हुए देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रही होती है। फिर वो लड़की क्वीन अपनी हेल्प करने के लिए लिया से बोलती है। लिया उससे कहती है कि तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड करो, मैं वहां आकर तुम्हारी मदद करूंगी। और अब नेक्स्ट सीन में हम शाओ और उसके ब्रदर फैन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग वाली लड़की क्वीन के घर देखते हैं। क्वीन उनके लिए चाय ऑफर करती है। फैन चाय पीने ही वाला था तभी लिया उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और क्वीन वर्ड होते हुए कहती है कि आप लोगों को शायद मेरी तरफ से परेशानी हो सकती है, इसलिए अगर आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं। वही पर फैन उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँ, और झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और क्वीन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नर्क भी जाऊंगा। और लिया उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसी बकवास बातें मत करो। अब लिया के प्लान के अकॉर्डिंग हम फैन को एक लड़की के कपड़ों में देखते हैं जो कि बेड पर बैठा होता है और कहता है कि मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए हैं। लिया उससे कहती है कि हमें इसकी जरूरत है, तुम गहरी सांस लो और आराम से बैठो। फिर वो अपना मैजिक चलाते हुए फैन को अनकॉन्शियस कर देती है और लिया फैन के ऊपर ब्राइडल स्टॉल डाल देती है
शाओ उसे कहता है कि बस करो, अब सब कुछ खत्म कर दो। लिया उससे कहती है अभी तो बस शुरुआत हुई है, अब देखना आगे क्या क्या होता है। अब लिया क्वीन से कहती है कि तुम अपना नॉवल पढ़ो और ध्यान रखना कि उसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो। वो अपना लैपटॉप ऑन करके रीडिंग करना शुरू करती है। तब वही उसे एक घोस्ट दिखना चालू हो जाता है और वो चौंक जाती है। लिया कहती है कि अरे इस भूत ने तो अपनी एंडिंग खुद ही लिख ली है। और लिया क्वीन से कहती है कि तुम अब राइटिंग शुरू करो और इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही लिखना। इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्राइड और ग्रूम को देखते हैं, जहाँ पे ग्रूम कह रहा होता है कि क्वीन हमारी शादी आखिरकार हो ही गई, बट वो तो फैन निकलता है। तभी डोर ओपन होता है तो वहां पर लिया पहुंच जाती है। फैन लिया को देखता है और खुश होकर बोलता है कि सिस्टर तुम आ ही गई। अब ग्रूम उससे कहता है कि अब तुम कौन हो। लिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन हमें अभी छुपना होगा। ग्रूम को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो तो बोल ही जा रहा था। तभी लिया उसका मुंह पकड़ लेती है ताकि वो कुछ बोल ना सके। और तभी वहां पर वो लोग आ जाते हैं जिसने पहले क्वीन को पकड़ा था। वो वहां पर पहुंचने के बाद जब उन्हें कोई दिखता नहीं है तो वो परेशानी से इधर उधर देखने लग जाते हैं और उनका बॉस उनसे कहता है कि सब जगह अच्छे से ढूंढो। फिर उसे खुद कर्टन के पीछे शक होता है कि यहाँ पर कोई तो है। वो कर्टन को हटाने ही वाला था कि लिया को शक हो जाता है। वो अपना मैजिक कर देती है और वहां से उसका ध्यान हट जाता है। तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और लिया अपने लोगों के साथ बाहर चली जाती है। तभी लिया अपनी मैजिक स्टिक निकालती है और ग्रूम के ऊपर रख देती है और उससे पूछती है कि बताओ तुमने क्वीन के साथ ऐसा क्यों किया है। लिया उससे कहती है कि तुमने उसको मारने की कोशिश क्यों की। तो ग्रूम कहता है कि भला मैं क्वीन को क्यों मारना चाहूंगा। और फैन भी लिया से कहता है कि हमें इसकी बात जानने लेनी चाहिए। लिया कहती है कि मैंने अपने मैजिक से ये पता कर लिया है कि ये उन विलेजर्स के साथ मिला हुआ है। और ग्रूम के ऊपर स्टिक रख के उससे पूछती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। और अब ग्रूम उससे कहता है कि ये हमारा रिचुअल है और तुम इस सब के बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा। और अपनी पावर को यूज करके उसकी स्टिक को पीछे कर देता है। लिया को फील हो जाता है कि ये उनको हाल पहुंचा सकती है और लिया फैन को पीछे कर लेती है। और लिया को डराने के लिए ग्रूम उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और उससे कहता है कि पागल लड़की तुम यहाँ पर मरने के लिए आई। और यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है और अब यहाँ पर हम लिया को मेडिटेशन में बैठा हुआ देखते हैं और हमारा मेन लीड शाओ उसे देख रहा होता है। लिया को देखते हुए वो ये सोच रहा होता है कि ये कितनी प्यारी है और वहीं पर क्वीन अपनी स्टोरी वहाँ पर लिख रही होती है और वो बहुत ज्यादा वियर्ड दिखाई देती है और वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड से टाइप नहीं कर पा रही हूँ। और फिर यहाँ पे लिया को ब्लड की वॉमिटिंग हो जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और शाओ लिया से कहता है कि प्लीज मुझे डराओ मत। और क्वीन भी लिया से पूछती है कि क्या आप ठीक हो। लिया उनसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और ये मेरी पावर गेन करने का एक पार्ट है और इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। और क्वीन यहाँ पे परेशान दिखाई देती है। वो कहती है कि इस सब के लिए तुम्हें वापस यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, मेरी वजह से पहले ही तुम बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हो। लिया उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो शुरू किया है उसको खत्म करते हैं। फिर वो क्वीन से कहती है कि तुम एक ऑथर हो, इसलिए अपनी राइटिंग को अच्छे से करो और तुम बस अपनी स्टोरी की एंडिंग को अच्छी रखने में ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा करने से ही हम जीत पाएंगे। और क्वीन उसका हाथ पकड़ के उससे कहती है कि इस सब के लिए मैं तुम्हें अच्छे से पे करूंगी। और अब लिया उससे कहती है कि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मुझे ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाइट फैलाने के लिए करना है। और उसके बाद में लिया कहती है कि सब कुछ रिसोल्व हो गया है और फैन को जगह देती है। फैन जब होश में आता है तो कहता है कि मैं सबको मार दूंगा। लिया फैन से कहती है कि अब इसकी जरूरत नहीं, अब सब ठीक है। फिर फैन खुद को देखता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। एंड लिया और शाओ बाहर चले जाते हैं। अब फैन क्वीन को अपना मोबाइल देता है और अपना नंबर देने के लिए उससे पूछता है। और अब लिया को हम फिर से एक बार लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देखते हैं और वहाँ पर उनके साथ शाओ भी होता है और लाइव स्ट्रीमिंग फिर से स्टार्ट होती है। और जब वो एक आंटी को अपने साथ ऐड कर लेती है तो वो उससे अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगती है। वो लिया को अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताने लगती है, जहाँ पर उनकी डॉटर इन लॉ भी होती है। वो आंटी लिया को बताने लग जाती है और उनकी डॉटर इन लॉ उठकर चली जाती है। वो वहीं पर खड़े होकर डस्टिंग कर रही थी, इसलिए उसकी लाइव स्ट्रीमिंग वाली बातें भी सुन पा रही थी। वो अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ को कंसीव नहीं हो पाता और बड़े ही दुख के साथ कहती है कि मैं अपने पोते को बिना देखे ही मर जाऊंगी। लिया उनकी बातें सुन के उनसे कहती है कि मैं आपके डॉटर इन लॉ से बात करना चाहती हूँ। फिर वो अपनी डॉटर इन लॉ को बुलाती है और लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करने के लिए कहती है। और जब वो वहां पर आकर बैठती है तो लिया को उसके पेट में कुछ इविल जैसा दिखाई देता है और इस सब को देखते ही लिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और लिया उनसे कहती है कि मुझे वहां पर कुछ निगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। और आंटी और वो लड़की दोनों ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो। लिया उनको बताती है कि इसी वजह से तुम्हारी डॉटर इन लॉ कंसीव तो कर लेती है
पर वो घोस्ट के आसपास रहती है, इसलिए उसका मिस कैरेज हो जाता है। और यह सब सुन के उनकी बेचैनी और भी बढ़ रही थी और अब वो लेडी रोना शुरू कर देती है और रोते रोते कहती है कि मुझे तो लगता है कि मैं कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाऊंगी। और कहती है कि मेरी एक डॉटर थी जो कि मेरी ही गलती की वजह से मर गई थी। और अब लिया उसकी पावर्स को यूज करके उसे बता देती है कि तुम्हारी गलती की वजह से नहीं, उसकी डेथ तुम्हारी मदर इन लॉ और तुम्हारे हस्बैंड की वजह से हुई थी। और इतना सुनने के बाद वो चिल्लाना शुरू कर देती है और लिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो मैं तुम्हें प्राइवेट में एक मैसेज कर रही हूँ। उसमें मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगी जिसका जाप करने के बाद तुम्हें सब सच्चाई पता चल जाएंगी। जिसके बाद उस लेडी को लेट कर अपना मंत्र पढ़ते हुए सुनती है और वहां पर उसकी बेटी की भूत आ जाती है। जब वो अपनी मोम को बुलाती है तो वो उसकी आंखें खोलती है और वो उसे देखकर रोना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी डेथ हो गई। और अब उसकी डॉटर उसे सारी सच्चाई बताती है और वो कहती है कि आपकी वजह से नहीं, मेरी जान ग्रैंड मदर और मेरे डैड की वजह से गई थी। अब सारी सच्चाई उस लेडी के सामने थी। फिर वो लिया को कॉल करके उसको सारी बातें बताती है और खुद की हेल्प करने के लिए लिया से कहती है ताकि वो अपने हस्बैंड से बदला ले सके और उन्हें सजा दे सके। लिया उसे सारा प्लान समझा देती है। वो उससे कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाओ और हम तभी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएंगी। तुम सारी सच्चाई अपने हस्बैंड के मुंह से बुलवाने की कोशिश करना। और फिर उसका हस्बैंड भी वहां पर आ जाता है और बातों ही बातों में अपना सारा सच कबूल लेता है। वो कबूल लेता है कि उसने अपनी डॉटर को मारा था और ये सब कुछ भी लाइव स्ट्रीमिंग में चल रहा था। और अब वहां पर पुलिस आ जाती है और उसको अरेस्ट करके ले जाती है। और अब वो लेडी लिया को सारी बातों के लिए थैंक्स बोलती है और वो लिया से कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं इस गिल्ड के बाहर आई हूँ और इसलिए तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि मैं यही समझती थी कि मेरी बेटी की जान मेरी वजह से ही गई है। और अब लिया उससे कहती है कि तुम्हारे बुरे दिन गए हैं और अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम शाह को ऑफिस में देखते हैं पर जिंजर चेन की फैन जबरदस्ती अंदर आती है। उसकी सेक्रेटरी उसको सॉरी बोलती है कि मैंने इसको बहुत रोका पर ये मेरी बात नहीं मान रही थी। जिंजर शाओ से उसके डैड के बारे में पूछती है। शाओ उसको बोलता है कि डैड बिजी है और मैं ही अब तुम्हारा बॉस हूँ, तो बताओ क्या बात है। और जिंजर शान को कहती है कि जैक को 5 मिलियन दे दो ताकि वो अपने बिजनेस को सेटल कर सके। पर शाओ कहता है कि मैं नहीं दे सकता। जिंजर कहती है क्या कहा तुमने। शाह कहता है सही सुना, मैं पैसे ट्रांसफर नहीं करूंगा। और जिंजर से कहता है कि उसकी बगल करने से अच्छा ये देख लो। और तभी उसको एक एनवलप देता है और उस एनवलप में कुछ फोटोज होते हैं चैन के जो कि किसी और लड़की के साथ होते हैं, जिसे जिंजर देखती है और कहती है कि मेरे पेट के पीछे ये सब हो रहा था। शाह उससे कहता है कि तुम्हें अगर सबक मिल गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिंजर उससे कहती है कि तुम ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकती हो, मैं अभी तुम्हारी माँ को कॉल करती हूँ। और शाह उसे कहता है कि मेरे डैड ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है और अब वो मेरे मैटर में कुछ भी नहीं कर सकती और अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। इधर जिंजर को अपनी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही थी तो वो शाओ की बटरिंग करने लग जाती है पर शाओ उसकी कुछ नहीं सुनता और उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। इसके बाद हम फिर से शाओ, लिया और फैन को देखते हैं जो कि बैठकर चाय एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी फैन को अपने फोन में एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि चेन ने अपनी नई कंपनी खोल रही है और रिपोर्टर्स के सामने कह रहा होता है कि उसके भाई ने यानी कि शाओ ने उसकी कंपनी को हड़प लिया है। इस पर फैन शाओ से कहता है कि ये तुम्हें ब्लेम कर रहा है। शाओ कहता है कि ये कैसे कंपनी बना सकता है, इसको तो इंडस्ट्री से बैन किया गया था ना। लिया सच जानने के लिए अपनी मेडिटेशन की पावर यूज करती है और मुस्कुराती है और कहती है मैं देख सकती हूँ। फैन एक्साइटेड होता है और उससे पूछता है कि हमें भी बताओ क्या हुआ। वो शाओ की तरफ देखकर बोलती है कि डोंट वरी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, कुछ नहीं हुआ है। अब एक बार फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग पर आती है और फिर वो अपने साथ एक आदमी को जोड़ लेती है जिसने अपने मुंह पर मास्क लगा रहा था। लिया उससे पूछती है कि उसने मास्क क्यों पहना है। वो बताता है कि मेरे फेस पर एलर्जी है इसलिए उसने अपने फेस पर मास्क पहना है और साथ साथ उससे यह भी कहता है कि तुम्हारे अंदर तो जादू है ना, तो चाहे मैंने मास्क पहना हो या ना पहना हो तो तुम्हें तो सच का पता चल ही जाएगा। इस पर लिया कहती है कि ओके ठीक है, मत हटाओ, मैं सब कुछ काउंट कर लूंगी। फिर लिया अपना पावर यूज करके पता लगा लेती है कि ये तो चेंग ही है और वो चेंग से कहती है कि अब तुम मास्क हटा सकते हो, मुझे सब पता चल चुका है। और वो कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, मैं चेंग नहीं हूँ। फिर तभी लिया लाइव स्ट्रीमिंग खत्म कर देती है और कहती है कि कल मिलते हैं। और शाओ उससे पूछता है कि क्या सच में वो चेंग था और लिया से कहता है कि क्या वो तुमसे मिलेगा। लिया उससे कहती है कि हाँ वो मुझसे मिलेगा क्योंकि मैं ही उसे बचा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शाओ, लिया और चेंग को बैठा हुआ देखते हैं और वो अपने फेस से मास्क हटाता है
और उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान होते हैं। शाओ उसका फेस देखता है तो उससे पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पे इतने सारे निशान कैसे आ गए। और चैन कहता है कि ये सारे निशान मुझे जिंजर ने दिए हैं, मेरे फेस को अपने नाखूनों से स्क्रैच करके। उसने मुझसे 10 मिलियन वॉन मांगे थे और मैं उसे नहीं दे पाया तो उसने ये हल कर दिया। इस पर लिया चैन से पूछती है कि कहाँ है जिंजर। तभी चैन उसे एक रूम में लेकर चला जाता है और शान उसके साथ उस दरवाजे को खोलने ही वाला होता है। तभी लिया उसको रोक देती है और खुद डोर ओपन करती है और अंदर का हाल देखकर सबसे कहती है कि तुम लोग यही रुको। शाओ लिया की हेल्प करने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन उससे डोर नहीं खुलता। जब चैन से पूछता है कि इस दरवाजे की चाबी कहाँ पर है तो वो हड़बड़ा के वहां से भागने लगता है। अब अंदर जाकर लिया उस रूम में अपनी मैजिक की मदद से उस रूम का मुआयना करती है और वहां पर पड़ी जिंजर को अपने पैर से हिलाती है और उसे उठने को कहती है और जिंजर उठती है और अपने स्पेस पर लगे स्टिकी नोट को हटाती है। जब लिया उसके सामने खड़ी होती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर एक बार हम लिया, शाओ, जिंजर और चेंग को साथ में बैठा हुआ देखते हैं और लिया चेंग से अपनी फी पे करने को कहती है बट चैन उसे पैसे देने से टाल रहा था। इस पर जिंजर कहती है कि तुम बड़े स्टार बनने वाले हो तो तुम इसे पेमेंट तो अपनी कर ही सकते हो। तभी चैन अपने पॉकेट से एक डेबिट कार्ड निकाल के उसे ना चाहते हुए भी देता है या उससे वो कार्ड लेती है और शाह के साथ वहां से जाने लगती है। फिर पीछे मुड़ती है और चैंग से कहती है कि तुम बड़ी स्टार की बात करते हो, वो तुम कभी नहीं हो सकते क्योंकि तुम बहुत ही बैड एक्टर हो। लिया की बात सुन के चैन भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, और वही रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा स्टार हूँ और ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वो अपने डायरेक्टर को कॉल करता है और डायरेक्टर उसे बताता है कि तुम में बिल्कुल भी एक्टिंग स्किल नहीं है और जिंजर को भी किसी की कॉल आती है कि आपकी मूवी अब नहीं बन पाएंगी। और ये सुनकर जिंजल भी फोन पर हेलो हेलो ही करती है। और फिर इसके बाद हम लिया और शाओ को फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करता हुआ देखते हैं। लिया एक बार फिर से आ गई थी लोगों की हेल्प करने के लिए और उसने अपनी पावर को लोगों की हेल्प करने के लिए लगा दिया था। लिया और शाओ की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। और अब ये मैजिक वाला ड्रामा तुम्हें कैसा लगा तुम प्लीज कमेंट करके बताना। और हाँ, हमारा चैनल नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।